हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे। उनके प्रथम सम्राट चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग देख रहे थे। उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उनके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। उनके चंद्रगुप्त का चाणक्य के साथ क्या संबंध था, या उनसे एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने में उनका कितना योगदान था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग 2 वीडियो डाली जा चुकी हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखें। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको प्रामाणिक जानकारी, तथ्ययुक्त जानकारी आपको मिलेगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आइए हम लोग उनके बारे में और आगे कुछ बातें हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इनके बारे में कुछ बातें हम लोगों ने 2 वीडियो में डाली जा चुकी हैं, आप उनको देख लें। इसके बाद हम लोग इनके बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इनका शासन मगध में स्थापित हो गया। घनानंद को मारकर इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को संचालित किया। तो अब हम लोग इनके शासन को ये देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने क्षेत्रों में इनका विस्तार रहा, उस विस्तार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो विस्तार इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय इतिहास में आप तीनों पार्ट में देखेंगे, या तो एंशियंट या मिडुअल या मॉडर्न, इन तीनों में एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट जिन्होंने सबसे ज़्यादा विस्तृत शासन व्यवस्था चलाई, बहुत बड़े क्षेत्र पर इनका शासन अधिकार रहा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि उनका शासन विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा। आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा होगा, आप इसको देखें। चित्र से ही आप समझ जाएंगे कि ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का क्षेत्र विस्तार कितनी दूरी तक रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं। इनका आप देखेंगे, इनका उत्तर में आप देखेंगे कि उत्तर में क्षेत्र में हिंदुकुश पर्वत से लेकर नीचे आप देखेंगे हिंदुकुश पर बंगाल तक, ठीक है ना, हिंदुकुश से बंगाल तक। और इस तरफ से आप देखेंगे तो कश्मीर का क्षेत्र आप देखेंगे, इधर कश्मीर से लेकर यहां तक कर्नाटक तक इनका क्षेत्र था, ठीक है ना, कर्नाटक तक इनका क्षेत्र था। आप देखें, चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें इतने विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य। हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान में, हिमालय से सटा हुआ एक अफगानिस्तान में एक पर्वत है जिसका नाम हिंदुकुश पर्वत है। आप मैप में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये हिंदुकुश पर्वत से लेकर इनका बंगाल तक, पश्चिम बंगाल, हमारा क्षेत्र पश्चिम बंगाल भारत का, पश्चिम बंगाल तक इनका अधिकार रहा। और इधर कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक इनका अधिकार रहा। इनकी सीमाएं, उस समय भारत की सीमाएं ईरान, इराक जैसे इन क्षेत्रों से, मध्य एशिया के कुछ भागों से बिलोंग करती थी, वहां से टच करती थी। और आपको चंद्रगुप्त मौर्य की शादी के बारे में बताया जा चुका है, हेलेना सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ हुआ था। और जो क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को जितने क्षेत्र, 4 क्षेत्र जो मिले थे, उनके बारे में भी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको डाला है, आप उनको देखें। आप उन 4 क्षेत्रों के नाम, प्राचीन उनके नाम क्या थे, आज उनके क्या नाम हैं, उनके बारे में हम लोगों ने वहाँ पे सीखा है। अब हम लोग इनके विस्तार के बारे में, आपने देखा एक ऐसे सम्राट जिनका विस्तार एक बृहद भारत क्षेत्र से लेकर बाहर तक रहा। और आज अगर स्वतंत्र भारत के बाद भी देखें तो वो साम्राज्य आज हम लोगों के पास नहीं है। तो ये प्राचीन का, आप ये बात समझें, प्राचीन का क्षेत्र इतना विस्तृत साम्राज्य था। अब हम लोग इनकी कुछ और बातों जानते हैं। क्षेत्र इनका था, क्षेत्र के बारे में आपको हमने एक चित्र के माध्यम से भी, मैप के माध्यम से भी बताया, आप इसको समझें। अब इनकी बात आगे हम लोग कुछ और बातें इनके बारे में जानते हैं, इसको आप नोट कर लें। आगे हम लोग और इनके बारे में जानते हैं।
चमत्कारी सम्राट थे। इनके अंतिम समय में इनकी मृत्यु भी एक चमत्कारिक तरीके से हो जाती है। हम लोग उस एक नई विधि के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु होती है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं, इनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी मृत्यु, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहा जाता है कि ये अंत समय में ये आपको एक मूर्ति भी दिख रही होगी, उसके बारे में अभी हम लोग, कर्नाटक की एक मूर्ति है, उसके बारे में हम लोग बाद में वर्णन करेंगे। पहले इनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। समय में कहा जाता है कि अंत समय में ये जैन धर्म अपना लिए, जैन धर्म को अपना लिए या अंत समय में। और इनके गुरु एक थे जिनका नाम गुरु था, धार्मिक गुरु कह सकते हो आप, गुरु भद्रबाहु जिनका नाम था, आप देखेंगे, ठीक है। ये भद्रबाहु थे, भद्रबाहु इनके गुरु थे। इन्हीं गुरु, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में 12 सालों का एक अकाल पड़ा और उन्हीं 12 साल के अकाल से ये विचलित हुए। और इनके गुरु भद्रबाहु, जिनको धार्मिक गुरु थे, तो उसको हम आगे वर्णन करेंगे। इसका इनके एक गुरु थे धार्मिक, ठीक है ना, ये धार्मिक गुरु थे भद्रबाहु, जिन्हीं के संरक्षण में या जिन्हीं के मार्गदर्शन में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। और अंतिम समय में इनकी मृत्यु जैन धर्म के ही माध्यम से होती है। एक पद्धति जैन धर्म में हम लोग पढ़ेंगे, उसी के माध्यम से ये अंत समय में अकाल पड़ने के कारण इन्होंने अपने पुत्र, जिनका नाम हम लोग, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, उन्हीं को अपनी शासन व्यवस्था देकर ये दक्षिण भारत में, आप देखेंगे दक्षिण भारत में मैसूर एक स्थान है, मैसूर कर्नाटक, उस समय इसको मैसूर कहा जाता था, कर्नाटक का आज का हाटक जिला है, ठीक है, आज का हाटक जिला, ये हाटक जिला है आज का, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय में इसी स्थान पर जाते हैं। यहीं पे चंद्रगिरी पर्वत है एक, ठीक है, उस पर्वत का नाम भी इसे पड़ गया, चंद्रगिरी पर्वत, ठीक है ना, ये चंद्रगिरी पर्वत है। यहीं पे जैन, ये पर्वत जैन धर्म का माना जाता है। जब ये वहाँ पे गए, जैन धर्म का एक स्थान भी है, ठीक है ना, जैन धर्म का एक स्थान भी है। आपको ये चित्र दिख रहा होगा, यहीं पे ये संलेखना पद्धति आपको एक बताते हैं, ये जैन धर्म में एक पद्धति मानी जाती है। आप देखें, ये है संलेखना पद्धति। यह पद्धति जैन धर्म में मानी जाती है। जैन धर्म में यही पद्धति के माध्यम से चंद्रगुप्त सम्राट मौर्य ने अपने मृत्यु का त्याग किया था। इस पद्धति में कहा जाता है कि व्यक्ति अन्न, जल, इन सब चीज़ों का त्याग करके एक स्थान पर ईश्वर के ध्यान में बैठ जाता है और इसी के माध्यम से उनके प्राण उनके शरीर से निकल जाते हैं। तो यही संलेखना पद्धति से इन्होंने इनकी मृत्यु हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की ये बिना अन्न त्याग के, अन्न और पानी का त्याग करना, और यही त्याग से बाद इनकी मृत्यु संलेखना पद्धति से हो जाती है, जिसका वर्णन जैन धर्म में आप लोगों ने जाना होगा कि जैन धर्म में ये पद्धति अपनाई गई है, ठीक है ना। इन्होंने अपना जीवन इसी संलेखना पद्धति से अपना जीवन त्याग दिया था, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे हम लोग और इनके बारे में जान लेते हैं। श्रवण, इस स्थान का नाम आप देखेंगे, इस स्थान को श्रवण बेलगोला कहा जाता है, ठीक है ना। इसी स्थान को, यह स्थान है, इस स्थान का नाम श्रवण बेलगोला, इस स्थान को कहा जाता है श्रवण बेलगोला। यही स्थान है जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मृत्यु इनकी हुई थी, ठीक है ना। तो ये जैन धर्म से अंतिम समय में आ जाते हैं, जैन धर्म को इन्होंने अपना लेते हैं। अब हम लोग इसके आगे और भी बातें जान लेते हैं, इसके ऊपर वाले को हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। तो श्रवण बेलगोला के बारे में भी कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जाने के बाद, ठीक है ना। ये श्रवण बेलगोला का जो स्थान था,
श्रवण बेलगोला का ये जो स्थान था, इसी पे चंद्रगिरी पर्वत, ये चंद्रगिरी पर्वत जैन धर्म से संबंधित हो गया और ये उनका पवित्र स्थान बन गया। यहीं पे श्रवण बेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य का 298 मान के चलिए 298 या 97, ये 97 98 बीसी में इनकी यहीं पे मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म के स्थान पर ही चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवण बेलगोला नामक स्थान, ये मैसूर कर्नाटक हाटक जिला में पर्वत है। यहीं पे एक चंद्रगिरी पर्वत है, ये जैन धर्म से संबंधित आज के समय में है। संलेखना पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का ध्यान रखें। एकमात्र सम्राट भारतीय इतिहास के जिन्होंने इस पद्धति के द्वारा अपनी मृत्यु का त्याग किया था, आप इस बात का ध्यान रखें। श्रवण बेलगोला के बारे में हम और लोग जान लेते हैं, इसके विकास कार्य में भी बहुत योगदान रहा। श्रवण बेलगोला का ये स्थान आप देख रहे होंगे, इस स्थान पर एक आपको, इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है इनको आप ध्यान रखें। हाटक जिला कर्नाटक, चंद्रगिरी पर्वत है, इसी पे इनकी मृत्यु हुई थी। आगे हम लोग और बातें जान लेते हैं। श्रवण बेलगोला आपने देखा 298-97 बीसी ईस्वी में यहीं पे चंद्रगिरी पर्वत है, यहीं पे एक मंदिर है। उस जैन धर्म की 10वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 10वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 10वीं शताब्दी में गंग शासक, ठीक है ना, गंग शासक, ठीक है ना, गंग शासक ने 57 फुट ऊंची 57 फुट ऊंची एक प्रतिमा का निर्माण करवाया था यहाँ पे, ठीक है ना, एक प्रतिमा का निर्माण करवाया था। उस प्रतिमा का नाम आज के समय में गोमट या गोमतेश्वर, ठीक है ना, गोमट या गोमतेश्वर है। गोमट या गोमतेश्वर, ठीक है ना, गोमट या गोमतेश्वर की प्रतिमा का एकास्म प्रतिमा है, ये आप याद ध्यान रखें। एकास्म प्रतिमा है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाटक जिला कर्नाटक श्रवण बेलगोला में किसकी मूर्ति बनी हुई है। आप इस बात का ध्यान रखें, गोमट या गोमतेश्वर की मूर्ति वहां पे बनी हुई है। ये एकास्म प्रतिमा है। एकास्म का मतलब ये होता है कि एक ही विशाल पत्थर को तराश कर काट कर ये मूर्ति बनाई गई थी। तो ये गोमतेश्वर गोमट की मूर्ति है, 57 फुट ऊंची है। गंग शासक ने 10वीं शताब्दी में यहाँ पे बनवाया था। ये सामने आपको ये मूर्ति दिख रही होगी, आप इस मूर्ति को देखें तो आप समझ जाएंगे ये वही मूर्ति है जो हाटक जिला कर्नाटक में उपस्थित है। आज के समय में भी ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। तो ठीक है, इसके बारे में भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्थल है जो जैन धर्म से पूरी तरह से बहुत फेमस है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, श्रवण बेलगोला का स्थान है, यहीं पे ये गोमतेश्वर की एक मूर्ति है। अब हम लोग और आगे भी कुछ चीजें जान लेते हैं। मंजरी, ठीक है ना, ये बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की एक किताब है, ये जैन धर्म से संबंधित है। और एक बुक और है, ऊपर वाला हम लोग मिटा देते हैं, आप इनको देखते रहें। आगे ऊपर वाला हम लोग मिटा देते हैं, इनको नोट कर लें। इनमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, सबसे ज्यादा पूछा गया है, 3 या 4 पेपरों में भी तक ये पूछा जा चुका है, इस बात का ध्यान रखें। गोमट गोमतेश्वर की ये मूर्ति है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इस पे 2 क्वेश्चन अभी लगातार बने हुए हैं कि दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे जैन धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ये श्रवण बेलगोला है जिसपे क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आप ध्यान रखें। आगे हम लोग और भी बातें जान लेते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं, श्रवण बेलगोला वाला भी। एक क्षेमेंद्र कृत बृहद कथा मंजरी है, एक सोमदेव का कथा सरित सागर है। आप एक देखें, एक ये है सोमदेव का एक बुक है, कथा जानकारी मिलती है।
ठीक है ना। कथा सरित सागर, इस पे भी जो है सोमदेव का कथित सरसाज जिन पर, जिससे जैन धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये 2 बुक है जैन धर्म की, क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी और सोमदेव का कथा सरित सागर। इन दोनों पे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके नाम दे के क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किताब किसकी है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। आगे हम लोग और भी चीजें जान लेते हैं। इसको अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ शार्ट, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे एक मैप दिख रहा है जिसमें आपको देखेंगे कि चंद्रगुप्त के संक्षेप के बारे में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखें जन्म इनका लिखा हुआ है, पहले पे 340 पाटलिपुत्र बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनमें एक बीच में दिख रहा होगा एक धार्मिक गुरु जिनका नाम भद्रबाहु था, जिनके मार्गदर्शन में इन्होंने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। और यहीं पे आप देखेंगे इनके एक गुरु किनारे मिल रहे होंगे चाणक्य, इनके 2 गुरु, ये राजनीतिक गुरु थे जिन्होंने इनको सम्राट बनाने में इनकी बहुत बड़ी योगदान रहा। चाणक्य, इनके बारे में भी आपने देखा। और इनका राज्याभिषेक आप देखेंगे तो 321 बीसी में इनका राज्याभिषेक हुआ, इसी में आपको दिखाया जा रहा है। और मेगस्थनीज की इंडिका, इनके बारे में भी हम लोगों ने आपको बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप देखेंगे चक्रवर्ती सम्राट के बारे में जानकारी, एक इनकी बुक मिलती है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, एक किताब है जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट के बारे में जानकारी मिलती है, आप नीचे लिखा होगा। और इनका निधन आप देखेंगे 298 बीसवी, अभी हम लोगों ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक के बारे में पढ़ा, जहां पे इनकी संलेखना पद्धति से इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये भी बात यहाँ पे दिखाई गई है। और इनके बारे में जानेंगे। इनके पुत्र बिंदुसार थे। इनके बाद आगे हम लोग अगले चैप्टर बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, एक चक्रवर्ती सम्राट जिन्होंने इस क्षेत्र को समेट के रखा, और उनके बारे में भी बहुत रोचक कहानियां हैं। उन कहानियों को भी हम लोग देखेंगे। कहानियों के माध्यम से इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद रहेंगी और उन चीज़ों को आप आसानी से जान पाएंगे। और इनकी शासन व्यवस्था आप देखें तो 321 से 297 बीसी दिया गया है, नीचे आप इसको देखें समझ जाएंगे। और इनकी माता का नाम वैसे मूरा मिलता है, तो इनकी माता का नाम मूरा था। और इनकी 2 पत्नियां थीं जिनके बारे में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। एक पत्नी इनकी वास्तविक पत्नी जिनकी नाम दुर्धरा था, और एक युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना थी, नीचे आपको ये दिखा गया है हेलेना, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि हेलेना से इनकी शादी हुई थी। तो अब इनके पिता के बारे में भी कुछ चीजें मिल जाती हैं, आप देख लें, सूर्यगुप्त स्वारसिद्ध मौर्य लिखा हुआ होगा नीचे, उनके बारे में इनके पिता कहा जाता है। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य जिनके बारे में हम लोगों ने विस्तृत इतिहास को देखा। अभी तक जितने एग्जामों में पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे जान रहे थे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा। हम आपके लिए तथ्ययुक्त और मैपिंग युक्त वीडियो लेके आते रहेंगे ताकि चीज़ें आपको हमेशा याद रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि लाइक भी कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाते रहें। तो ठीक है, आगे हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे वाले सम्राट के बारे में हम लोग जानेंगे।